हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो यूपी सीनेट जो है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक काउंसलिंग इसकी लगभग अब ख़त्म होने वाली है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो बच्चे अभी जिनका सिलेक्शन 2024 में नहीं हो पाया है, फ़िलहाल उनके लिए अभी कोई बात नहीं कर रहा है। और वे बच्चे जो अभी 2025 में अपना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है देंगे, और जिन बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है और उनमें से जो बच्चे अभी अगले साल के लिए टारगेट करके ले चल रहे हैं 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे यूपी सीनेट का, तो आज मैं बेसिकली उनके लिए बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है यूपी सीनेट। यूपी सीनेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, या बेसिकली जो टेस्ट होता है यूपी के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने मेडिकल कॉलेज हैं, सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एक AVVMU जो एक यूनिवर्सिटी है यूपी की, वो कंडक्ट इसको करवाती है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है यूपी के जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ओनली दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड विच आर अफिलिएटेड विथ AVVMU। तो आज के जो है वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिकली 2025 के लिए। मैं पूरा इसमें आपको एक रोड मैप दूंगा कि आपको जो है कैसे 2025 में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, और जो ईच सब्जेक्ट होता है उसका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितने नंबर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और आगे आपको हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कैसे तैयार करनी है। तो पूरा एक तरह से मैं आपको 2025 के लिए आपको एक रास्ता दूंगा, रोड मैप दूंगा। तो आई होप कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो है 2025 में सेलेक्ट हो जाओगे। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मेरी बात को माना था और उस चीज़ को फॉलो किया था, तो उसमें जो बच्चे थे जो सीरियस होकर पढ़ाई किए थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। जो यूपी सीनेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो, एलिजिबिलिटी में आपको क्या 12 आप पास होने चाहिए, किसके साथ, बायो विथ बायोलॉजी। जो मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के एलिजिबल नहीं है। आपको 12 पास हो आप किससे, बायो से। बाकी आपकी जो एज लिमिट की बात अगर मैं बात करूँ तो जो मिनिमम आपकी एज है वो कितनी है, यहाँ पे 17 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज है फ़िलहाल तो अभी कोई नहीं है। आप मतलब 25 35 आप दे सकते हो, लेकिन जो मिनिमम एज है आपको ध्यान रखना होगा वो कितना होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी एज जो है 17 ईयर है तो ही आप जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और बोथ जो है मेल एंड फीमेल, बोथ है मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल, ठीक है। मतलब जो मेल फीमेल दोनों इसमें आप इसमें दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप मेल और फीमेल जो है दोनों इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के एलिजिबल हैं, कोई भी इसे दे सकता है। तो इसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूँ किसके ऊपर, यहाँ पे पेपर पैटर्न के ऊपर। जो पेपर पैटर्न होता है इस यूपी सीनेट का, वो कैसा होता है। तो देखो बच्चों, जो सिलेबस तो वैसे क्लास 11 12 का इसमें पूछा जाता है AVVMU, बट जो है क्वेश्चंस एकदम इसमें जो बेसिक लेवल के आते हैं। जो जिन बच्चों ने भी इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा उनको तो पता ही होगा कि जो इसमें क्वेश्चंस है कैसे पूछे जाते हैं। बाकी जो बच्चे भी इस बार अपीयर होंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो 11 12 तो सिलेबस में फ़िलहाल देता है, जिनका ब्राउचर AVVMU रिलीज़ करता है उसमें 11 12 देता है, बट क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपके 9th और 10th से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो फ़िलहाल मतलब जो इसका एक आइडियल जो सिलेबस है वो 11 12 है। तो देखो, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको 9th और 12th से 10th से नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है। सो आपको क्या करना है, 11 12 जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो दिन पर दिन जो कंपटीशन का लेवल है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ना कि आपको 9th और 10th का पढ़ना है। बट क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली जो मेरा कहने का यही मतलब है कि क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका पेपर का मैं पैटर्न बोलूँ तो पेपर जो है कैसा, अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में तो जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वो मॉडरेट लेवल के आते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आपके होते हैं, यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करता हूँ वो सब्जेक्ट की
कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है आपसे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट में तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका आता है क्या है, फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स हो गया। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, फिर आता है आपका बायोलॉजी। उसके बाद जो है इसमें फिर आता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो आपके जो है बेसिकली ये कितने 4 सब्जेक्ट हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, सॉरी 5 सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और क्या हो गया आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये ईच जो सब्जेक्ट होता है कंटेन्स 40 क्वेश्चंस, मतलब कि जितने सब्जेक्ट होते हैं सब कितने 40 क्वेश्चन सबके यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने यहाँ पे 40। तो अगर मैं टोटल इनका सम करता हूँ तो कितना आता है यहाँ पर निकल के, टोटल कितने 200 क्वेश्चंस आपसे जो है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने 200 क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो देखो ईच जो सब्जेक्ट होता है 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मतलब कितना 200 क्वेश्चंस का होता है। अब इसके बाद में अगर बात करूँगी मार्किंग सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, मतलब कि जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें कितने नंबर का होता है, कैसे क्या होता है, बेसिकली इस टॉपिक में हम इसको बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस, कितने आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन कितने 1 नंबर का होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप जो है एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं होती थी। अब आगे का ठीक है पता नहीं कैसे क्या होगा, बट अभी तक फ़िलहाल इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। तो आप लोग ठीक है सारे क्वेश्चंस करने के लिए आप एकदम फ्री हो, आपको फ्रीडम है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। डाउट जो है लास्ट तक बच्चों के मन में आता है तो इस चीज़ में अभी क्लियर कर देना हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं इसको देखो आपको बता दूँ कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग ठीक है नहीं होती है। इसको आप लोग ठीक है याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग। काफ़ी ये बार बार पूछे जाने वाला एक डाउट होता है बच्चों का, तो इस डाउट को आप अभी क्लियर कर लो। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नहीं होती है। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ठीक है यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, तो देखो जो मेजर सब्जेक्ट होता है क्या क्या आपका होता है, सबको पता है कि जो एक तरह से आपका जो मेजर सब्जेक्ट होता है, एक तो आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका क्या होगा केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद जो तीसरा आपका क्या होता है बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको बताऊंगा भी कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, तो सब उसके उनके बारे में मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो देखो जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपको करना क्या क्या है बेसिकली मैं उसको आपको बता देता हूँ एक तरह से। तो फिजिक्स में देखो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है। लेक्चर्स आप कहीं से किसी भी कोचिंग से पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपके अगर इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं तो इस बार जो है मैं एक चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री में से आप लोग मुझे बताना है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, और उस सब्जेक्ट को मैं पूरे एंड तक जो है आपको जो मैं भी टारगेट आपको दूंगा कि यहाँ तक आपको सिलेबस ख़त्म करना है। तो फिलहाल जो है दिसंबर जनवरी तक जो है आपका सिलेबस मैं उसको ख़त्म करूँगा। आपको पूरा एक एक चैप्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपकी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल किस सब्जेक्ट की ज़्यादा है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप जो बताना है दोनों में से मैं कंफर्टेबल दोनों सब्जेक्ट के लिए हूँ। आप जो आपको जो पढ़ना हो आप मुझे बताना, मैं उसको अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, पूरा एक एक चैप्टर। और जो ये आपका होगा मैं जो पढ़ाऊंगा आपका एम्स के लिए भी आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया में पूछे जाते हैं अगर आप मेरे से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप आराम से उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आपको कहीं से कुछ अलग से कोचिंग या फिर कहीं और पेड कोई सब्जेक्ट या फिर कोई कोर्स लेने की कोई भी नीड नहीं आपको पढ़ने वाली है। तो लेक्चर आप ठीक है आप कहीं से किसी भी कोचिंग से पढ़ो या फिर आप मेरा वीडियोस आप देख लेना, मैं प्रॉपर अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना क्या है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर से पढ़ना है,
उसके बाद आपको फिर उसका क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देके छोड़ना नहीं है, आपको बिना रिवीजन के आपको आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, अगर आपने उसको फिर अगले दिन रिवाइज़ नहीं किया तो फिर उस लेक्चर का या फिर उस पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि उसका कुछ आउटकम आपको मिले तो आपको रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है आपके इस प्रिपरेशन के दौरान। इसके बाद देखो आपको क्या है कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको फिजिक्स के लिए फिलहाल बता रहा हूँ कि आपको, ठीक है, आपको लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद आपको क्या रिवीजन, शॉर्ट नोट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला शीट, आपको एक जो है फार्मूला शीट भी फिजिक्स की जो है साथ साथ आप जैसे आप चैप्टर्स को कवर कर रहे हो वैसे वैसे आपको एक फार्मूला शीट भी जो है आपको बनाते हुए यहाँ पे चलना है। तो क्या क्या होगा, लेक्चर्स हो गया, रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट हो गया और क्या फार्मूला शीट, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है बनाते हुए चलनी है, फिजिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखो जो सेम चीज़ अप्लाई होती है सारी किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। आपको लेक्चर्स देखने हैं, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और क्या फार्मूला भी शीट भी बनानी है। फिर देखो केमिस्ट्री में आपको इसमें 3 चीज़ें बेसिकली आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसमें आपको पहली तो आपको एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इसके बाद एक दूसरी आपकी क्या होगा, ऑर्गेनिक हो गई और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो देखो ये जो बेसिकली इस एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल के होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डालने की नहीं कोई ज़रूरत है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो या फिर आप जो नेम रिएक्शंस ये सब चीज़ें याद करो। तो ऐसा कोई ज़्यादा बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं इतने होते हैं, बेसिक मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो, ठीक है, इनको उसी हिसाब से जो है आपको ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको इसे बेसिकली आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद देखो अगर मैं बात करता हूँ बायो को, तो बायो को आपको एक चीज़ गांठ बांध लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की कोई भी, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो सिलेबस, आप यूपी सीनेट ही नहीं, इंडिया के जितने भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो एम्स का हो या फिर कोई से बड़ा एंट्रेंस एग्जाम हो, आप उन सबको आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात, ठीक है, ये तो क्या बात हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, कि आपको जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कैसे करना है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बता दूं, देखो ये जो सब्जेक्ट है आप सभी बच्चों के लिए नया हो सकता है क्योंकि आपने इसके पहले नर्सिंग कभी पढ़ी नहीं रखी है। जो बच्चे भी नए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मैं उनको बता दूं, तो ये आपके लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट है। तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के 2 साल से बता रहा हूँ कि आपको यार देखो कोई भी ना बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या सिर्फ और सिर्फ जो है आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सिलेबस है पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना सिर्फ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, आपका जो पूरा सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई बुक भी ना खरीदें, सिर्फ लास्ट में आप 1-2 महीने सिर्फ जो वीडियोज़ मेरे चैनल पर इसके नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे वीडियोज़ इसमें अपलोड ऑलरेडी पड़े हैं। बाकी मैं फिर से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊँगा, तो आप लोग सिर्फ इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। कुछ भी आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की। इसके बाद जो अगला लास्ट सब्जेक्ट बचता है क्या आता है, इंग्लिश, ठीक है। तो देखो इंग्लिश के लिए आपको बताऊं तो इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल की, आपको क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट लेवल का आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरमीडिएट लेवल का ग्रामर पढ़ना है। जैसे आपको इडियम्स, फ्रेज हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो सिर्फ आपको बेसिकली यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो ये तो बात हो गई मैं सब्जेक्ट की कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आप पूछे जाते हैं और उनमें कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। वो बेसिकली मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको बता दिया कि आप लोग कोई बुक इसके लिए ना खरीदो, बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस से आप जो इसका सिलेबस कवर हो जाएगा। इंग्लिश में जो है इंटरमीडिएट लेवल की पूछी जाती है, तो आप ग्रामर अगर कर लेंगे तो ग्रामर जो है सफिशिएंट है। और लास्ट में आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, किसके लिए, इंग्लिश के लिए भी। अब
इसके बाद देखो, एक जो ये तो बात पूरी पढ़ाई की हो गई कि आपको मतलब पढ़ना कैसे है, कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की सब कुछ मतलब बात हो गई। इसके बाद देखो जो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो किस चीज़ का है, टेस्ट का। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो देखो टेस्ट से अभी मैं आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखूंगा कि टेस्ट के फ़ायदे आपके क्या क्या हैं, ठीक है। देखो टेस्ट का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आज में आपको क्या करते हो, आपको खुद को आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, एनालाइज, ठीक है, एनालाइज योर सेल्फ। आप देखो हम जैसे कोई भी ये बात देखो हर बच्चे के लिए लागू होती है, चाहे मैं हूँ आप हो। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये जो मतलब हमें सब समझ में आ गया, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि हम करते क्या है कि हम पढ़ने को पढ़ लेते हैं, बट लास्ट में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसी से जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हो पाता है, और हम बार बार उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। और बच्चे साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इससे आपको करना क्या है कि इसमें आपको जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, ठीक है, आपको मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। आपको मिस्टेक्स को अपने सॉर्ट आउट करते हुए चलना है। जो भी मतलब आपने गलतियाँ की उसको आपको जो है वो करते जाना है। बाद में आपको उन्हीं गलतियों से जो है सीखना है, ताकि तभी आपको जो इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखेगी नहीं। इसलिए टेस्ट देना जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इसके बाद देखो एक और मैं पॉइंट आपको लिखना चाहूँगा कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपको एवॉइड है क्या, बैकलॉग, ठीक है। आपको बैकलॉग से बचना है। बैकलॉग देखो बहुत ही बेकार चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बैकलॉग से बचो। क्योंकि एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एग्जांपल के थ्रू, तो जैसे समझो कि अगर कोई आप मान लो एक इंसान है, उसकी रोज़ कैपेसिटी है, मान लो वो 1 kg जो है वो कोई एक भार है, बड़े आराम से वो ले आ जा सकता है। अगर हम उसी के ऊपर मान लो 10 दिन का जो भार है, अगर अकेले उसके ऊपर 10 kg हम उसके ऊपर डाल दें तो नहीं ले जा सकता है, और अंततः जो है वहीं गिर कर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, तो आप बड़े आराम से अपने जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर लोगे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। ना कि आप एक दिन बैठ के सब कुछ ख़त्म करने बैठ जाओ। इसे थोड़ा थोड़ा करने से, कहावत कही ना, बूंद बूंद करने से घड़ा बढ़ता है। तो सेम वही चीज़ आपको खुद पे अप्लाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, ठीक है। ये मेरा यही कहना है। इसके बाद देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको जो है वो सेल्फ़ स्टडी की मैं बात करूँ कि आपको जो है सेल्फ़ स्टडी, ठीक है, वो कैसे करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी सेल्फ़ स्टडी करेंगे, ठीक है। सेल्फ़ स्टडी देखो जो बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी सेल्फ़ स्टडी जो है बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्योंकि सेल्फ़ स्टडी देखो, एक मैं आपको बात बताऊँ तो कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर जो है आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी मेहनत के बदौलत होगा। हाँ, जो टीचर हैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको इसी रास्ते पे चलना है। अगर आप उस पर चलोगे तो आपको बेसिकली आपको बहुत ही उस पर फ़ायदा होगा, आप जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो आप फिर बहुत उसी चक्कर में आप पड़े रह जाते हैं। इसलिए जो होता है टीचर्स का बहुत ही यहाँ बड़ा मतलब योगदान होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन है, बट देखो बिना आपके पढ़े कोई भी टीचर या फिर कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन जो है नहीं करवा सकती है। इसलिए बच्चों सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस पर मैं प्रॉपर अब वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस पर मैं प्रॉपर जो है इस पर इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, और इस पर प्रॉपर अब जो है मैं क्लासेस भी लूँगा आपको। तो इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने जो है नहीं किया इसको। इसके बाद ठीक है आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ठीक है ज्वाइन कर लो। इसका जो लिंक है उसको मैं अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मतलब लेक्चर्स होंगे या फिर जो भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा, वो सब वहीं पे मैं आपको देता हूँ। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो जाके आप जो है इसको ज्वाइन कर लें। फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, इसकी भी जो लिंक है उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आपका जो डेली शेड्यूल है, ठीक है, आपका डेली शेड्यूल है
आपका डेली शेड्यूल जो है क्या रहना चाहिए। तो देखो हर बच्चे का अपना तरीका अलग अलग सबका अपना होता है सोने का जगने का, बट एक मैं आपको आइडियल शेड्यूल बता रहा हूँ कि आपको इसमें ठीक है कैसे कैसे करना है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर लेना कि आपको किस टाइम पे क्या क्या करना है। बट ये चीज़ें अगर आप अपने जो शेड्यूल है आपका अगर उसमें आप इंक्लूड करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको जो है फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखो आपको जो मैंने बोला पहले था कि आपको क्लासेस जो है ठीक है आपको जो है वो रेगुलर जो है आपको जो है रेगुलर आपको क्लासेस हैं आपको जो है रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है। इसके बाद देखो आप मतलब खुद से भले आप पढ़ रहे हैं बट आपको कहीं ना कहीं ठीक है आपको एक ज़रूरत पड़ती है सबको, भले आप आपने एक साल पढ़ रखा है या फिर जो बच्चे नए हैं, बट आप कहीं से एक अपना बना लो तभी जो एक डिसिप्लिन है जो एक रूटीन है ना वो तभी फॉलो हो पाता है, अदरवाइज़ वो चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा आप कहीं से पढ़िए किसी भी कोचिंग से या फिर कहीं से भी आप पढ़ सकते हो ठीक है, लेकिन रेगुलर आपको ठीक है पढ़ना है। तो आपको जो है रेगुलर क्लासेस लेनी है। इसके बाद देखो आपको जो है एटलीस्ट आपको कितना 1.52 आपको 2 आवर्स जो है ईच सब्जेक्ट को देना है ठीक है। आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ो, अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ो, तीसरे दिन बायो पढ़ो, ऐसा आपको नहीं करना है। हर सब्जेक्ट को लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना क्या है कि इसके बाद आपको जो भी आपको अगले दिन आपको रिविज़न करना है, रिवाइज है प्रीवियस डे ठीक है। आपने अगले दिन जो भी पढ़ रखा है उसको आपको नेक्स्ट डे पे आपको क्या करना है उसको रिवाइज़ करना है। बिना रिवीजन के फिर आपका वो पढ़ा हुआ उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको चैप्टर वाइज MCQ भी करने हैं ठीक है। आपको चैप्टर वाइज क्या करने हैं MCQ करने हैं। तो आपको आपके बेसिकली डेली शेड्यूल में चीज़ें आपको इंक्लूड करना चाहिए, एक मेरा सजेशन है आपको। बाकी आप फॉलो करना नहीं करना है तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये चीज़ें अपने डेली शेड्यूल में आपको शामिल करनी चाहिए। और साथ ही साथ देखो आपको जो है प्रॉपर भी ब्रेक भी लो ठीक है। प्रॉपर जो है आप लोग ब्रेक भी लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब आप दिन में पढ़ते 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटे आप सिर्फ पढ़ते ही हो लगातार, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर देखो ब्रेक भी लेना है। और एक जो काफ़ी एक बड़ा डाउट होता है लोग बच्चों के मन में कि स्मार्टफोन को लेकर के कि हाँ मतलब उन्हें इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीज़ें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो आपको डेफिनेटली देखो आप यूज़ करो इसको, मैं फ़िलहाल इसके अगेंस्ट नहीं रहता हूँ कभी। मैं भी मतलब आपके फेस से गुजरा हूँ तो मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एक अगर स्टोरी बताऊँ तो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, एग्जांपल लेते हैं हम। तो प्रेशर कुकर की देखो सीटी जब उसमें बनती है, अगर हम सीटी को बार बार निकालेंगे नहीं तो इतना ज़्यादा अंदर प्रेशर बन जाता है कि पूरा जो कुकर है वो ब्लास्ट हो जाता है, कुकर फट जाता है। उसी तरह मतलब जो एक हमारा मन होता है, मन में भी बहुत सारी ऐसे मतलब इच्छाएँ होती हैं चीज़ों करने की। तो इसलिए कभी भी कोई जो हमारी इच्छा है उसको दबाना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मन कर रहा है आप ठीक है आप फ़ोन यूज़ कर लो, कुछ भी आप थोड़ा बहुत गेम्स खेल लो या फिर सॉन्ग सुन लो, वीडियोस देख लो, बट एक लिमिट तक। ऐसा इतना मत उसमें आप देखने फ़ोन लेके यूज़ करने बैठ जाओ कि आपका मतलब आपका जो पढ़ाई का नुकसान हो। हाँ थोड़ा बहुत आप लोग ठीक है फ़ोन यूज़ कर लेना, उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसके डेडिकेटेड नहीं होने की ज़रूरत है एकदम कि मतलब फ़ोन सब कुछ त्याग दो छोड़ दो। तो इससे भी आप आगे नहीं कर पाओगे, फिर आप चीज़ें आपकी जो है वो छोड़ मतलब फॉलो नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें सही नहीं होती हैं ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपका जो मतलब एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम जो है एक कब होता है और आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो कब ख़त्म करने हैं, कब तक आपको एक बार पढ़ लेना है, कब आपको दूसरी बार रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। तो अगले जो टॉपिक है बेसिकली उसी पे है आपका। तो इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, सिलेबस है शेड्यूल के ऊपर ठीक है। कि आपका जो सिलेबस है उसका शेड्यूल जो है कैसे आपको कब कब पढ़ना है कि कौन से सब्जेक्ट कब तक आपको ख़त्म करना है। तो देखो जो आपका यह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यह कब होता है आपका जून में होता है ठीक है। तो अगर मैं एक आइडियल आपको जून का अगर एक टारगेट लेके अभी से चलूँ तो आपको देखो अभी फ़िलहाल जो है अगस्त चल रहा है ठीक है। तो आपको जो है अगस्त से आपको लास्ट
जनवरी तक जो है आपको क्या करना क्या कि आपको क्या वन टाइम आपको जो अपना सिलेबस है, ठीक है, वो क्या करना है, वो कवर कर लेना है। मतलब कवर मतलब आपको जो है कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक बार जो है आपको आपका सिलेबस जो है अगस्त से आप अभी इसका स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जनवरी लास्ट तक जो है आपका सिलेबस जो है किसी भी हालत में वैसे आप ट्राई करना कि आपका दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो आप जनवरी को टारगेट लेके चल सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है आप जनवरी तक एक बार उसको, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ लें। इसके बाद, ठीक है, आप क्या अगला जो आपको करना है रिवीजन, और जब आप पहली बार आप अच्छे से पढ़ना तो बहुत सिंसियर और सिंसियरिटी के साथ और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको सिलेबस ही नहीं कवर करना है, उसको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। सिर्फ सिलेबस कवर करने के चक्कर में से भागते हुए नहीं चलना है आपको, ठीक है। जब तक आपको कोई चीज़ समझ में ना आ जाए तब तक आप आगे मत बढ़ना। चाहे उसके लिए बस इतना करना है कि आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो फिलहाल बेसिकली यही मेरा कहना है कि आपको भागते हुए नहीं चलना है, हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये तो आपने पहली बार जो है आप जो है लास्ट जनवरी तक आपने सिलेबस कवर कर लिया है। तो इसके बाद देखो आपको फिर अगला जो आपको रिवीजन करना है होल सिलेबस का, वो आपको जनवरी से आपको मार्च तक कर लेना है, ठीक है। जो आपने सेकेंड टाइम में जो आप अगर रिवीजन कर रहे हो सेकेंड टाइम में उसको, वो आपको कब तक करना है, आपको जनवरी से मार्च तक आपको मंथ में उसको अपना कवर कर लेना है। अगले बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका काफ़ी जल्दी रिवीजन होगा क्योंकि आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो टाइम है आपको वो रिड्यूस होता चला जाएगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा किसमें, रिवीजन में, ठीक है। इसके बाद ये तो आप मार्च हो गया। मार्च के बाद देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है एंड आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत ही आपके ज़रूरी है आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन में। तो फिर जो आपको मतलब ये तो बात कहाँ तक हुई थी, मार्च तक हुई थी। मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने आपको लगातार जो है आपको खूब रिवीजन ढेर सारा करना है और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो आपको एक फ़ायदा होगा, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे नहीं, आपके बार बार क्वेश्चंस गलत होंगे। इसलिए जो क्वेश्चंस आपके जब आप जितना आप टेस्ट देंगे तो उससे आपको आप खुद को आप एनालाइज करोगे कि हाँ मेरा जो किसी भी चैप्टर का कौन सा टॉपिक है वो कहाँ वीक है, ठीक है। तभी आप अपनी गलतियों को सीख पाओगे। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है लेकिन इंसान जब तक खुद को एनालाइज नहीं करता तब तक हम अपनी गलतियों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हम गलतियां कर के आ रहे हैं। इसलिए बच्चे आपने देखा होगा कि बार बार पढ़ते हैं फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ से सिलेक्ट हो पाओगे। तो इसलिए देखो मैंने एक मतलब अपना खुद से एक फार्मूला बनाया है और मैं इसको खुद ही फॉलो करता हूँ और इसको बार बार आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। एक फार्मूला है, देखो वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है देखो आपका जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिविजन्स के प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के। आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन आप अपने सिलेक्शन की, आप अपने गोल के आप नज़दीक आते चले जाएंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, रिवीजन के तो फ़िलहाल आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके प्रिपरेशन में जो है वो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एक डिसिप्लिन वे में रहते हुए आपको एक डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसमें रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो समझ में आ गया होगा कि आपको 2025 के लिए कैसे कैसे कौन से स्टेप लेने हैं। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना, चीज़ों को लिख भी लेना, नोट डाउन करना जो आपके लिए ज़रूरी अगर लग रही। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।